के ऊपर बहुत सारे बैक्टीरिया, फंगस, निमाटोड और वायरस का अटैक होता है। इसके अंदर जो सबसे खतरनाक इसकी बीमारी है, जिसकी वजह से पूरी दुनिया के जो बागात हैं पपाया के वो मुतासर हुए हैं, वो है पपाया लीफ कर्ल वायरस, क्योंकि उसकी कोई रेमेडी नहीं है। ये पैथोजेंस हैं चार किस्म के। इनके आगे फर्दर है फंगस की डिफरेंट टाइप्स हैं जो पपाया को अफेक्ट करती हैं। वायरसेस हैं डिफरेंट, 6 किस्म के वायरसेस हैं ये पपाया। इनमें सबसे ज्यादा डिवास्टेटिंग है, जो सबसे ज्यादा डिस्ट्रक्शन करता है पौधों की, पूरे के पूरे बागात ऑर्चर्ड इसकी वजह से तबाह हो जाते हैं 100% तक। वो ये पपाया लीफ कर्ल वायरस है। इसकी ट्रांसमिशन जो है वाइट फ्लाई से होती है, और जब इन्वायरमेंट जून जुलाई के अंदर, अगस्त के अंदर पर्टिकुलरली ह्यूमिड होता है, और उस वक्त हमारे जो कॉटन बेल्ट है इधर साउथ पंजाब में, जनूबी पंजाब में, वहां पे फिर इसका जो पपाया के ऑर्चर्ड हैं वो सबसे ज्यादा मुतासर होते हैं। और लोगों ने 15-15, 20-20 एकड़ के ऊपर लगा हुआ पपाया जो है वो रूटावेट कर दिया था, उसको डिस्ट्रॉय कर दिया था सिर्फ इसी डिजीज की वजह से। इसके अलावा पपाया लीफ डिस्टॉर्शन वायरस है, ये पपाया लीफ कर्ल वायरस है। इसकी जो सिम्टम्स है वो देख लें कि ये वही वायरस है जिसकी वजह से कॉटन की इंडस्ट्री तबाह हुई है। ये कॉटन लीफ कर्ल वायरस और पपाया लीफ कर्ल वायरस ये उसी की रेसेस है। इसकी मॉर्फोलॉजी थोड़ी सी डिफरेंट है, लेकिन ये सेम वायरस है और इसकी स्ट्रेन से डिफरेंट है। इसकी सिम्टम्स भी उसी तरह की हैं जिस तरह की ये कॉटन के ऊपर उसकी कर्लिंग करता है, उसकी जो कप शेप बना देता है अपर लीव्स को और ब्लॉकेज कर देता है। और ये देखिए, अगर आप इसके ऊपर फ्रूट भी लगा हुआ है और पौधा डिजीज्ड भी है। जो इन्फेक्टेड पौधा होता है उसके ऊपर लगा हुआ जो फल है वो कभी भी खाने के काबिल नहीं होता, ना ही वो उसकी जो है ना उस तरीके से जैसे हमारे फार्मर पकाते हैं ना फल को, ये कभी भी नहीं पकता और इसके टेस्ट भी चेंज हो जाता है। ये इसके सिम्टम्स हैं। पपाया लीफ डिस्टॉर्शन वायरस, ये भी इसी से मिलता जुलता वायरस है। इसकी ट्रांसमिशन थ्रू एफिड होती है। ये इसके जो लीव्स हैं उनको मजीक कर देता है, उसके अंदर जो क्लोरोफिल पिगमेंट्स होते हैं उनकी डिस्ट्रक्शन हो जाती है। इस तरीके से ये भी काफी नुकसान करता है, लेकिन हमारे इधर पंजाब के अंदर इसका इंसिडेंस बहुत कम है। जो सबसे ज्यादा इंसिडेंस है वो पपाया लीफ कर्ल वायरस का ही है। इसके बाद ये है पपाया येलो मोज़ेक वायरस। ये भी माइनर डिजीज है, लेकिन ये जब आती है फिर इसकी वजह से भी काफी नुकसान होता है। पपाया रिंग स्पॉट वायरस, ये ज्यादातर पपाया रिंग स्पॉट वायरस पंजाब में मैंने तो कहीं नहीं देखा, जितने भी मैंने फील्ड विजिट किए हैं। लेकिन जी डॉक्टर जवेद साहब चीफ साइंटिस्ट, उनसे रिक्वेस्ट है कि वो अपनी मखसूस निश्चित जो स्टेज के ऊपर वहां पे तशरीफ लिए हैं। पपाया रिंग स्पॉट वायरस जो है पंजाब के अंदर इसका प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इसका प्रॉब्लम सिंध के अंदर बहुत ज्यादा है। सिंध के जिस तरीके से पंजाब के अंदर कर्ल वायरस का बिग इशू है, उसी तरीके से सिंध के अंदर इस पपाया रिंग स्पॉट वायरस का प्रॉब्लम है। ये एक वायरस है, इसको कहते हैं मलेरिया वायरस। ये कभी भी रिपोर्ट नहीं हुआ, ऑल ओवर द वर्ल्ड नहीं रिपोर्ट हुआ। ये अब इसकी रिसेंट रिपोर्टिंग हुई है। इससे ना सडन एक्सिड्यूशन शुरू हो जाती है, इससे मिल्की मटेरियल निकलना शुरू हो जाता है और इसका टेस्ट खराब हो जाता है। एक तो पपाया को मेडिसिनल तौर पे जो हकीम लोग हैं वो यूज करते हैं, इसका जो मिल्की मटेरियल होता है अपनी मेडिसिन के लिए, लेकिन वो इसको ना थोड़ा सा कट करते हैं, उस वजह से उसकी एक्सिड्यूशन होती है। बट जो इस वायरस की वजह से ये ऑटोमेटिकली होना शुरू हो जाता है, इसकी वजह से ये खराब हो जाता है। फिर इसके बाद इसके ऊपर फंगस आके लग जाती है, जिसकी वजह से ये फल की शेप खराब हो जाती है और इसका जायका भी खराब हो जाता है। पपाया के ऊपर जो फंगस के डिजीजेज हैं उनमें जो नर्सरी स्टेज के ऊपर डिजीज आती है वो है डैम्पिंग ऑफ। डैम्पिंग ऑफ जो है ना, ये डिफरेंट पैथोजेंस है। इसमें पिथियम की डिफरेंट स्पीशीज है, फिजेरियम सोलानाई है, रजोक्टोनिया सोलानाई है। ये जब नर्सरी स्टेज पे थोड़ी सी पानी की गड़बड़ होती है ना, पानी ज्यादा लगा रह जाता है, उसकी ड्रेनेज सही नहीं होती,
तो तब ये फंगस जो है ना वो सडनली फ्लरिश करती है और इसके रूट्स को डैमेज कर देती है, वहां पे ब्लॉकेज कर देती है इसकी जाइलम और फ्लोएम टिश्यूज को। इसके अलावा ये इसकी नर्सरी स्टेज की पिक्स हैं, और ये देखे इसका तना जो है ना वो सारा गल गया इस फंगस की वजह से। स्टेम रॉट, स्टेम रॉट जो है ये मल्टीपल स्पीशीज पिथियम, ये डिफरेंट फंगस है जिसकी वजह से स्टेम रॉट आती है। इसमें ये इसको सिंड्रोम भी कहते हैं। राइजोक्टोनिया सोलाना है, फाइटोप्थरा है, इसमें फिजेरियम है। ये आमतौर पर कॉलर आर्ट भी, क्योंकि जो सॉइल के साथ वाला हिस्सा होता है तने का, ये वहां पे अटैक करती है और वहां पे एक बदबूदार पानी फिर इसके इन्फेक्शन की वजह से पैदा हो जाता है, वो पौधा गल जाता है और उसका फिर कोई, जब ये आ जाती है तो उसका कोई हाल है कि उसको रिकवर करे। तो लीव्स जो है वो येलो हो जाते हैं और ड्रॉप हो जाती हैं। ये है रॉटनिंग। इसका कॉजल एजेंट जो है वो लोर फंजाई है, फाइटोप्थरा डिफरेंट है उससे। तो इसके लिए जो हम फंजीसाइड भी, इनके लिए मैं बाद में आपको जब मैनेजमेंट बताऊंगा तो उस वक्त बताऊंगा कि इनके जो है ना डिफरेंट फंजीसाइड है, हर फंगस के हिसाब से ना फंजीसाइड डिफरेंट होता है इसकी मैनेजमेंट के लिए। ये है पपाया फैटा ब्लाइट। ये फंगस तो फाइटोप्थरा है लेकिन ये फ्रूट के ऊपर अटैक करती है। ये जब बहुत ज्यादा मिसमैनेजमेंट हो फार्मर की तरफ से, और जो फल है जब वो, ये आप देखें कि जब फल लगता है ये बहुत ज्यादा कंजस्टेड होता है, तो फार्मर को इसमें ये देखना चाहिए कि वो कब इसको हार्वेस्ट करे। जब वो डिले करता है उस वजह से ये फिर, और खुसूसी तौर पर जब मानसून का पीरियड होता है उस वक्त इसके अंदर बारिश की वजह से नमी आ जाती है, फिर ये फंगस जो है ना वहां पे अटैक करती है। ये पपाया एंथ्रेक्नोज है, ये क्लैटोट्रैकम ग्लोस्पोइड्स की वजह से होती है इसकी इन्फेक्शन, और इसकी वजह से भी जो है ना वो इसके ऊपर धब्बे बन जाते हैं, और जहाँ ये लोकलाइज्ड स्पॉट्स बनते हैं इसमें। आप ये देखें कि जो इसकी वजह से है फाइटोप्थरा ब्लाइट की वजह से ये ओवरऑल एक पैटर्न है, बट अगर आप एंथ्रेक्नोज देखेंगे तो इसमें लोकलाइज्ड होते हैं। इसके नीचे जो पल्प है इसकी फ्रूट की, वो सॉफ्टन हो जाती है और बद जायका हो जाती है। ये है पाउडरी मिल्ड्यू। ये आमतौर पे यहाँ पे बहुत कम है डिजीज, मतलब इसकी भी प्रॉब्लम वही है कि जब मानसून का पीरियड आता है ना उस वक्त इसका चांस होता है, या जो लोग फिर टनल करते हैं बड़े पौधों को, तो वहां पे ह्यूमिडिटी ज्यादा हो जाती है जिस वजह से ये फल खराब हो जाते हैं। ये फिर बहुत स्पीडीली फंगस आती है, वो ईडियम कैरिसी इसका कॉजल एजेंट है। बैक्टीरियल आमतौर पे हमारे यहाँ पे एक बिग इशू नहीं है, लेकिन बहुत सारे फार्मर्स जो है ना इन सब डिजीजेस का अगर आप पैटर्न देखें तो ऑलमोस्ट उसमें इनकी मिसमैनेजमेंट है, क्योंकि जो फल है ना वो बहुत ज्यादा होता है जिस वजह से उसमें ना जब बारिश होती है तो पानी रुक जाता है, तो जब ड्रेनेज नहीं होती प्रॉपर उस वजह से फिर ये फंगस भी आती है, ये बैक्टीरिया भी आता है। तो ये अगर सिम्टम हो, मॉइस्टेंड हो, तो ये बैक्टीरिया की वजह से है। इसका वाटरी मटेरियल निकलना शुरू हो जाता है, ये चाहे बैक्टीरिया की बैक्टीरियल ब्लाइट ऑफ राइस हो या कोई दूसरी क्रॉप्स के ऊपर, इसकी सबसे बड़ी निशानी यही होती है कि इसका जो है ना वो वाटरी मटेरियल निकलना शुरू हो जाता है। जहां पे इन्फेक्शन होगी वहां पे नमी होगी। इसके बाद ये निमाटोड का भी इसके ऊपर अटैक है। दो किस्म के निमाटोड हैं जो इसकी जड़ों को जो है ना मुतासर करते हैं, जिसकी वजह से फूड सप्लाई रुक जाती है और ऊपर से पौधा मुरझाना शुरू हो जाता है। इसमें एक रोटिलैंकुलस रेनिफॉर्म्स है, एक मिलाडोगाइन स्पीशीज है। इनकी वजह से ये बॉल फॉर्मेशन होती है, स्टंटेड ग्रोथ रह जाती है इनकी। ये आमतौर पर जब नर्सरी ट्रांसफर करते हैं ना तो ऑलरेडी सॉइल में मौजूद होता है ये दोनों निमाटोड, तो इसलिए इसकी मैनेजमेंट से करने के लिए किसी भी जो है ना नेमेटिसाइड के साथ सॉइल को जो है वो सोलराइज्ड कर ले या उसको फ्यूमिगेट कर ले। ये इसका मोड ऑफ इन्फेक्शन है कि ये किस तरह जड़ के अंदर से अपने फूड सक करता है और पौधे की फूड सप्लाई जो है ब्लॉक कर देता है, और इस तरह की जो है ना वो जड़ बन जाती है।
मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज जो है उसमें रेजिस्टेंट हाइब्रिड सबसे पहली है, क्योंकि ये फार्मर के लिए एक चीप मेथड है। अगर उसको एक रेजिस्टेंट हाइब्रिड या वैरायटी मिल जाती है पपाया की, तो फिर ये 3-4 साल के ऊपर इसकी लाइफ स्पैन होता है पपाया का, कि ये 3 से 4 साल तक फ्रूटिंग देता है। तो जो पपाया लीफ कर्ल वायरस है या कुछ फंगस भी हैं, वो इसके जर्म्स के अंदर ऑलरेडी मौजूद होती हैं। तो अगर रेजिस्टेंट होगा हाइब्रिड, तो फिर वो मौजूद भी हो पैथोजन तो उसको इन्फेक्ट नहीं कर सकेगा। हमारे यहाँ पे पंजाब के अंदर जो सबसे ज्यादा काश्त किया जाता है वो लेडी है। लोगों ने बेतहाशा इसकी कल्टीवेशन की रेड लेडी की, और लोगों को ये नहीं पता कि रेड लेडी जो है ना, ये जो हमारी वायरल यहाँ पे इन्फेक्शंस आती हैं पपाया के ऊपर, उनके खिलाफ रेजिस्टेंट नहीं है। इस वजह से हमें लोग अप्रोच करते हैं कि हमारे अब इसका वायरस का प्रॉब्लम आ गया है, फंगस का आ गया है, लेकिन मोस्टली जो कंप्लेंट्स आती हैं वो वायरस की वजह से आती हैं। इसकी सॉइल प्रिपरेशन के अंदर भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, क्योंकि यहाँ पे ना सरकारी लेवल के ऊपर या जो हमारे रिसर्च इंस्टीट्यूट्स हैं उन्होंने कोई इसकी उस तरीके से एक्सपेरिमेंटेशन नहीं की। इसके ऊपर बहुत ज्यादा अभी स्टडीज की जरूरत है। तो फार्मर जो है ना, वो हिट एंड ट्रायल मेथड के तहत हर बंदे की, हर फार्मर की एक अपनी स्ट्रेटजी उसने डेवलप की हुई है। फर्टिलाइजर की भी उसकी अपनी स्ट्रेटजी है, सॉइल प्रेपरेशन की भी अपनी है, और जो है फंगस की अगर डिजीज आ जाती है उसको भी उसने अपने एक तरीके के साथ, जो उसके पास अवेलेबल इंफॉर्मेशन है या जो कंपनीज उनको बता देती हैं कि आप ये स्प्रे कर दे, वो कर लेता है। लेकिन इसके ऊपर जो है ना, हमारे इंस्टीट्यूट ने हॉर्टिकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट के साथ कोलैबोरेशन के साथ एक्सपेरिमेंटेशन स्टार्ट कर दिया, और इंशाल्लाह इसकी कोई मजबूत स्ट्रेटजी जो है ना वो फार्मर तक अगले 1-2 साल के अंदर, जब हमारी ये प्रोजेक्ट फाइनलाइज स्टेज में होगा, तो हम इसको फार्मर्स को इसकी एक रिकमेंडेड जो है ना वो स्ट्रेटजी देंगे कि आपने इनसे। इसमें सबसे ज्यादा ये है कि जिस तरीके से हम पोलियो से बचने के लिए पहले से बच्चों को कतरे पिलाते हैं, या दीगर बहुत सारी डिजीजेस है, जब न्यू बोर्न बेबी होता है उसको हम पहले से वैक्सीनेशन करवाते हैं। पपाया एक हसास क्रॉप है, सेंसिटिव है, ये है तो फ्रूटिंग क्रॉप, लेकिन इसकी जो मैनेजमेंट है, इसकी जो खिदमत करनी पड़ती है वो एक वेजिटेबल की तरह करनी पड़ती है। जिस तरह हम एक वेजिटेबल की क्रॉप को ग्रो करते हैं ना, उस तरीके से हम पपाया की जो फ्रूटिंग क्रॉप है इसको ग्रो करते हैं। क्योंकि 6-7 महीनों के बाद जब इसके ऊपर वो फ्रूटिंग कैप्सूल बनना शुरू हो जाते हैं फ्रूटिंग के लिए, फ्रूट सेटिंग के लिए, तो फिर ऑनवर्ड ये 2-3 साल इसकी प्रोडक्शन ही है। इसके ऊपर जो मैनेजमेंट कास्ट आनी थी वो आ चुकी होती है। तो ये हर फार्मर की ज्यादातर जो फार्मर रिलाई करते हैं अपने लेबर के ऊपर, वो कहते हैं कि हमने वो ला के दे देते हैं उनको कि आप इस टाइम के ऊपर, अगर वो सिम्टम्स देखते हैं कि स्प्रे करना है तो वो उनको दे देते हैं, वो कहते हैं कर दिया हमने, हालांकि उन्होंने किया नहीं होता। मतलब जितने फार्मर्स से मैंने डेटा इकट्ठा किया था, उनमें सबसे ज्यादा जो नेग्लिजेंस थी वो उनकी लेबर की तरफ से थी। क्योंकि लेबर, आपको पता है कि हमारे भी यहाँ जब हम एक्सपेरिमेंट लगाते हैं तो अक्सर वो हमें सिखा रहे होते हैं। तो इसी तरीके से जो लेबर होती है ना, हमेशा वो फार्मर जो ऑनर होता है ना उसको सिखाते हैं। उनके जहन में ये होता है कि हम ये काम करते हैं, इनको क्या पता। तो इसकी स्ट्रिक्ट सुपरविजन करनी चाहिए। दूसरे नंबर पे ये है कि जब जो वायरस का इशू है वो तो खत्म नहीं होता। जब एक दफा उसकी सिम्टम्स अपीयर हो जाती हैं, उसका एक ही हल है कि उस पौधे को फौरी तौर पे तल्फ कर दिया जाए, ताकि इंसेक्ट, वाइट फ्लाई या एफिड वगैरह जो कर्ल वायरस या मोज़ेक वायरस उससे दूसरे पौधों तक मुंतकिल करते हैं वो ना कर पाए। फार्मर ने इतनी मेहनत की होती है, उसका दिल नहीं करता, वो सोचता है कि शायद ये मैनेज हो जाएगा, रिकवर कर जाएगा, लेकिन ये पौधे रिकवर करते वायरस से जो मुतासर हो जाते हैं। जो फंगस से मुतासर, फंगस का एक सेट पैटर्न है, फंगस जो है ना मैनेज हो जाती है। आपने जब नर्सरी रेज करनी है उसी वक्त आप 3 दिन के लिए जिस पानी के अंदर उसको सोक करते हैं सीड को, पपाया सीड को, उसकी डोरमेंसी ब्रेक करने के लिए, उसके अंदर आपने 2 किस्म के जो फंजीसाइड है वो जरूर इंक्लूड करने हैं, एक एलियट और एक टॉप्सन एम। इसके अलावा और भी ब्रॉड स्पेक्ट्रम है। एलियट जो है ये लोअर फंजाई के लिए है, और जो टॉप्सन एम है
ये हायर फंजाई के लिए है। जैसे फाइटोप्थरा है, पिथियम लोर फंगस है, अगर आप इसके ऊपर टॉप्सन एम करेंगे तो ये इनकी इन्फेक्शन कंट्रोल नहीं होगी, इनकी इन्फेक्शन बढ़ती जाएगी। अगर आप इसके ऊपर एलियट करेंगे फिर ये इनकी इन्फेक्शन कंट्रोल होगी। तो इसी तरीके से जो बैक्टीरियल डिजीजेस हैं उनके क्राउन रॉट जो ऊपर से, वो यहाँ पे इतना प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन फिर भी उसकी मैनेजमेंट के लिए जब आप इसकी प्रूनिंग करते हैं मूनसून के सीजन में, तो बैक्टीरिया का जो मोड ऑफ इन्फेक्शन है वो या तो आपके औजार के साथ जिससे आप उसकी प्रूनिंग करते हैं, बैक्टीरिया उसके साथ दूसरे पौधे तक ट्रांसफर होता है, या फिर जब बारिश होती है तो जो रेन स्प्लैशेस होती हैं एक पौधे से टकरा के दूसरे तक जाती हैं, तो उसके जरिए या विंड के जरिए फिर इसकी जो ऊज होते हैं वो दूसरे पौधों को इन्फेक्ट करते हैं। तो इसी तरीके से ये फंगस है। और मोज़ेक वायरस जो है ये भी मैकेनिकली ट्रांसमिट होता है कि आपके जो औजार हैं, आपके जो हाथ हैं, आपके लिबास है, आप जब जो इम्प्लीमेंट्स यूज करते हैं अपने फील्ड के अंदर, तो उनकी वजह से ये ट्रांसफर होता है। हमारे जो एग्रीकल्चर का आमतौर पर रवायती सिस्टम है वो यही है कि लोग जो है ना, आप इसके ऊपर बहुत ज्यादा प्रोएक्टिव अप्रोच के ऊपर ध्यान नहीं देते। हालांकि अगर जिसने पपीता लगाना है उसको प्रिकॉशनरी मेजर्स अडॉप्ट करनी पड़ेगी, उसको एक प्रोएक्टिव अप्रोच जो है ना वो डेवलप करनी पड़ेगी, क्योंकि ये आपने बीमारियां आने से पहले सारा कुछ करना है। आपने फंजीसाइड जो है ना 1 साल के अंदर 3 टाइम्स टॉप्सन एम और एलियड या कोई भी और आप देख ले जो अच्छी कंपनी का हो तो वो जरूर स्प्रे करें। आमतौर पर फार्मर नहीं करते, वो जो मैंने सबसे अच्छे प्रोग्रेसिव भी देखे थे वो 2 दफा करते हैं। हालांकि मेरे ख्याल के अंदर जो मैंने लिटरेचर साइटेड किया है, जो एडवांस्ड कंट्रीज हैं वो 3 टाइम्स करते हैं ताकि इसका कोई चांस ना रहे। तो जो लोग अर्ली मैनेज कर जाते हैं अपना टाइम के ऊपर, जैसे आप आगे जब आना है पीरियड मॉनसून का, उस वक्त सबको पता है कि बारिश होनी है, इसकी इन्फेक्शन फैलनी है, उस वक्त अगर आप फंजीसाइड का वो करेंगे तो वो बहुत इफेक्टिव होगा डिजीज आने से पहले। तो इसी तरीके से जब व्हाइट फ्लाई या एफिड वगैरह आपके पौधों के आसपास घूमते नजर आ रहे हों आपको 2-4 दिन, तो उसी वक्त उनको मैनेज करें, क्योंकि अगर वो उनको मैनेज नहीं करेंगे वो एक इन्फेक्टेड पौधे से फिर दूसरे तक आपकी इस इन्फेक्शन को मुंतकिल कर देंगे। तो इसके अलावा और कोई आपके क्वेश्चन हो, कोई क्वेरी हो? जी वायरस के बारे में बताया कि वायरस ड्यू टू व्हाइट फ्लाई जो है ना वो ज्यादा चांसेस वेक्टर उस व्हाइट फ्लाई को कंट्रोल करने के लिए हम फिर क्या यूज कर सकते हैं? फोलियर एप्लीकेशन कर सकते हैं, एक चीज। दूसरा जो आपने मोज़ेक वायरस का बताया था कि वो फ्रूट के ऊपर होता है, तो उस फ्रूट के ऊपर जो मोज़ेक वायरस है उसका काज क्या है? क्या उस वो भी व्हाइट फ्लाई के एक तीसरा ये है कि आपने जो भी हमें दिखाई है उसमें ज्यादातर वो फ्रूटिंग पार्ट के ऊपर उसका इम्पैक्ट आ रहा है। एंथ्राक्नोज हो गई, आपकी वीडियो हो गई, ग्राउंडी वीडियो। तो क्या आप फ्रूट के ऊपर कोई स्प्रे अप्लाई कर सकते हैं? क्योंकि वो मार्केट में चला जाता है तो वो पेस्टिसाइड रेजिड्यूल इम्पैक्ट्स जो हैं वो इंसान के नुकसान हैं। तो वो आपने जो 3 साल में 3 दफा वो कहा है कि टॉक्सिन एम को यूज करें, क्या वो फर्टिलाइजेशन के थ्रू करेंगे या उसके कोरियर में भी आप ऊपर अप्लाई कर सकते हैं? जी, थैंक यू सर। आपका जो पहला सवाल था वो ये था कि जो कर्ल वायरस है व्हाइट फ्लाई के जरिए वो फैलता, अगर हम व्हाइट फ्लाई कंट्रोल करें तो क्या ये कंट्रोल हो जाएगा? इसमें सर होता ये है कि आमतौर पर जब एक सीजन होता है इसकी, जब पीक पे फ्रूटिंग होती है, ठीक है, जो चाइना है, ताइवान है, जहाँ पे ब्राजील है या इंडिया है इवन के, वो आमतौर पे फ्रूट पे स्प्रे रिकमेंड नहीं करते कि फ्रूट, क्योंकि ये एक एडिबल फ्रूट है, इसको खाना होता है, इसके अंदर वो ऑयल इस्तेमाल करते हैं इसके ऊपर। लेकिन हमारे यहाँ पे जो है ना वो ऑयल उसके ऊपर ना तो कोई एक्सपेरिमेंटेशन है उस तरीके से, ना ही फार्मर उसको मानते हैं, क्योंकि फार्मर मीटिंग है फार्मर्स के लिए, तो इसमें अभी तो लोगों को
ये इब्तदाई तौर पे बताना कि आप अपने डिजीजेस को कैसे मैनेज कर सकते हैं। दूसरे नंबर पे सर, जब वो फार्मर फ्रूटिंग को हार्वेस्ट कर लेता है ना, फिर वो स्प्रे करता है, या फिर फ्रूट सेटिंग से पहले वो करता है, जब वो उसकी कैप्सूल डेवलप हो रहे हो। ठीक है। वैसे भी सर जो इसका इफेक्ट है, इंसेक्टिसाइड हो या पेस्टिसाइड, फंजीसाइड, वो 8-10 दिन के बाद वैसे भी डिटेरियोरेट हो जाता है। ठीक है। फिर इसके बाद इसकी रिकमेंडेशन में जो लोग इसकी वैल्यू एडिशन के ऊपर देंगे लेक्चर, वो आपको बताएंगे कि इसको जब आपने यूज करना है तो एटलीस्ट आप 10 मिनट्स इसको वार्म वाटर के अंदर डिप करें, ताकि इसके अंदर अगर कोई इस तरह के रेजिड्यूज हैं भी तो वो इससे निकल जाए, वो मतलब उनका इफेक्ट कम हो जाए। तो इसलिए अभी जो टॉप प्रायोरिटी है वो है इसकी मैनेजमेंट। तो दूसरा आपने क्वेश्चन किया था उसके बारे में, किसके बारे में सर? हाँ जी सर, इसका तो बहुत सारे वो आपको पता है कि येलो ट्रैप्स है, ब्लू ट्रैप्स है, बायोलॉजिकल मेथड भी है। तो वाइट फ्लाई का जो ज्यादा प्रॉब्लम है ना, जो कंट्रोल नहीं होती, वो हमारे जनूबी पंजाब में है कि वहां पे जो है ना लोग इसका स्प्रे करते हैं, और मैं भी उनको फार्मर्स को यही कहता हूँ कि स्प्रे के साथ ही इसको करें, क्योंकि वहां पे इतनी वो जब कॉटन क्रॉप लगती है तो इतनी ज्यादा उसकी इंटेंसिटी होती है कि वो मतलब इसके जरिए येलो ट्रैक्स बायोलॉजिकल मेथड्स के जरिए कंट्रोल करने नामुमकिन ही है तकरीबन। सर इसमें डॉक्टर साहब का लेक्चर है इंसेक्ट मैनेजमेंट पे, डॉक्टर दिलबर साहब का, वो इसको व्हाइट फ्लाई की मैनेजमेंट पे आपको। जी सर। और सर कोई ये करने के बाद ये चाहिए वो हार्वेस्टिंग लेवल कितना है, कितने दिन पहले फिर इसको जरा बताएं, ये जरूरी बात है। हाँ जी सर, इसका सर मैंने हर फार्मर को ये कहता हूँ कि आपने वैसे तो 10 दिन आमतौर पे लोग करते हैं, लेकिन मेरा ये क्या उनको रिकमेंडेशन होती है कि आपने एटलीस्ट 15 से 20 दिन स्प्रे के बाद फ्रूट हार्वेस्ट नहीं करना। 15 से 20 दिन के बाद आप फ्रूट हार्वेस्ट करें, क्योंकि उसके फिर तब तक जो है ना वो रेजिड्यूज वो हो जाते हैं मिनिमम। एटलीस्ट 2 वीक्स जो है ना वो कम से कम फ्रूट हार्वेस्ट नहीं करना चाहिए, अदरवाइज इसके फिर वो ना उसके अंदर प्रॉब्लम आता है इसके फूड चेन के। ये नहीं है पर ये दूसरा मेथड हो गया ना कि 2 हफ्ते का बाद है वो निगलेट होने में ये 4 वीक्स लेते हैं, बाद है 15 दिन में निगलेट रहते हैं, बाद में वो 21 दिन में होते हैं, बाद 21 दिन में भी निगलेट है। सर ये डॉक्टर आदम साहब हमारे पास बैठे हुए हैं, बच्चों का तो ये इस बारे में पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट। जी सर, पोस्ट ये तो सारे ये तो पपाया जितनी तेजी के साथ पाकिस्तान में लग रहा है ना, इसके ऊपर तो ये हमने तो एक कंपोनेंट इसके अंदर डाला है सिर्फ। ये भी ये बाकी डिजीजेस तो मैं वैसे आपको इस प्रेजेंटेशन में बता रहा हूँ, अदरवाइज जो हमारी मेन इस प्रोजेक्ट के हवाले से मैनेजमेंट है ना वो सिर्फ पपाया लीफ कर्ल वायरस के ऊपर है। ठीक है। हमने इसके लाइजा टेस्टिंग के जरिए, क्योंकि वायरस को हम टेस्टेड किए बगैर उसके मतलब के उस तरीके से मैनेज नहीं कर सकते, वो नर्सरी स्टेज के ऊपर ही मैनेज हो सकता है कि वहां पे पौधे से हमें उसका पता चल जाए तो हम उसको डिस्कार्ड कर दें। बाकी ये जो अदर मैनेजमेंट्स हैं टेक्निक, आपने पता नहीं किस कंपनी का बताया कि उन लोगों की जो रिकमेंडेशन है डेफिनेटली उनके पास भी रिसर्चर्स हैं और उनकी बेस पे वो डाटा आपको प्रेजेंट करते हैं। तो मैं खुद भी एक रिसर्चर, मैं अपना एक डाटा दे रहा हूँ, आप कंपैरिजन कर लें उसके साथ। जी और कोई सवाल? ठीक है जी।